आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की घोषणा के बाद कैसे हालात बन रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कांग्रेस से बात की थी, अब बीजेपी के विनोद गोटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते। विनोद जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। पता चला आज आपका बर्थडे है। मैं ये जरूर पूछूंगा कि जो तोहफे सरकार दे रही है लगातार, बीते 4-5 दिनों से जो तोहफे दिए गए सरकार की तरफ से, विनोद जी, बहुत सारे लोगों को अनाउंसमेंट किए गए। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने उसका जिक्र भी किया था कि बिल्कुल एट द 11th आवर किए गए अनाउंसमेंट क्या वोटर को अपील करेंगे, आपको लगता है? जैसे मैंने आपको कहा कि मैं लंबे समय तक अभी चुनाव में हूँ भिंड के अंदर, और पूरा ग्वालियर चंबल संभाग मेरा जानकारी है, सारी हैं। मैं आपको बताऊं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी गए और विधायक जो हमारे प्रत्याशी हैं उनने खड़े होकर कहा कि हम 50-50 लाख की चीज़ अगर मांगने के लिए माननीय कमलनाथ जी के यहाँ जाते थे तो हमको कह दिया जाता था कि पैसा नहीं है, बाद में आइए आप, हमारी बात नहीं सुनी जाती थी। आज उसी क्षेत्र में वही विधायक 200, 300, 400, 500 करोड़ के कामों की आधारशिला रख रहा है, भूमि पूजन करवा रहा है। तो दोनों के बीच में कितना बड़ा अंतर है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ करने वाली सरकार होने के कारण शिवराज जी डिलीवर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी कहते हैं ना, कमलनाथ जी शायद पूरी कांग्रेस कहती है कि बड़े तंज में कहती है कि शिवराज जी जेब में नारियल रख के रखते हैं, तुरंत फोड़ देते हैं, शिलान्यास कर देते हैं। शिवराज जी तो 7 लाख हेक्टेयर की जमीन छोड़ के गए थे, दिग्विजय सिंह नारियल फोड़ते फोड़ते 40 लाख हेक्टेयर तक ले आए। शिवराज जी तो 2,500 मेगावाट बिजली पैदा करते थे, दिग्विजय सिंह नारियल फोड़ते फोड़ते 17,000 मेगावाट तक ले आए। हम नारियल भी फोड़ते हैं और वास्तविकता का काम भी करते हैं, और इसलिए इनको कोई अधिकार नहीं है हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का। 50-55 हजार किलोमीटर डामर सड़कें छोड़ के गए थे, हम 1,90,000 किलोमीटर तक डामर सड़कें ले आए नारियल फोड़ते फोड़ते। 4 लेन हाईवेज का जाल बिछा दिया। तो हमारी तरफ उंगली उठाने के पहले कमलनाथ जी ये देख लें कि 4 उंगलियां उंगली तरफ चली जाती हैं, उनके खुद की तरफ चली जाती हैं। हम नारियल भी फोड़ते हैं और काम भी करके दिखाते हैं। ये तो मैंने मोटे गिनाए आपको उंगलियों पर, जिसको अंधा भी टटोलेगा तो देख लेगा। बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा विनोद जी, वक्त हमारे पास बहुत है अभी, और वैसे भी इलेक्शन को लेकर न्यूज़ 18 की कवरेज को दर्शकों ने हमेशा सराहा है। हम बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं, जितने सवाल दर्शकों के दिमाग में ये प्रयास होता है कि उसका कम से कम उसे एक तसल्ली बख्श जवाब मिले। विनोद जी, माफ कीजिए दिनेश जी, ये गौरीशंकर सेजवार, रुस्तम सिंह, जयभान सिंह पवैया, दीपक जोशी, लाल सिंगार, मंजू दादू, ये सब तमाम लोग शांत बैठेंगे या ये सब तमाम लोग ध्वजवाहक बनेंगे बीजेपी के, क्या लगता है आपको? प्रवीण जी, 2018 के विधानसभा चुनाव को आप याद करिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उन कारणों की तलाश जरूर की होगी जिनके कारण वो चुनाव हार गई थी और तीसरी चौथी बार लगातार सरकार में नहीं आ पाई थी। वो कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं का जो असंतोष था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चौथी बार सरकार बनाने में बाधक बनाता। ये किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है। ये भी किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है कि इस पिछले आम चुनाव में सैबोटाज हुआ था और एक दूसरे को निपटाने की स्थितियां बनी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो फिर से सरकार में नहीं आ पाई। और ऐसा अभी, हाँ, आप कुछ कह रहे हैं प्रवीण जी? आप, मैं कह रहा हूं इस बार नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं प्रवीण जी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार जो है बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि 2018 से भी आगे स्थितियां बने। जितने नाम आपने बनाए हैं इनकी अपनी पीड़ा है। ये भले ही भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में नहीं गए हैं, लेकिन उनके राजनीतिक भविष्य के सामने एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आगे हमारा होगा क्या। भारतीय जनता पार्टी ने कितना डैमेज कंट्रोल किया है, नहीं किया है, ये अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि डैमेज कंट्रोल बहुत बड़ी चीज़ है। हमने पिछले आम चुनाव में ये देखा था 2018 के में कि ग्वालियर चंबल में जब भारतीय जनता पार्टी में सैबोटाज की स्थितियां बन रही थी, तो लोगों ने कहा सरकार तो हमारी बन रही है, मालवा से सीटें आ रही हैं, चौथी बार सरकार बना रहे हैं। लेकिन क्या हुआ था कि जो है वहां भी कुछ नुकसान हो गया। तो जो एक दूसरे के इलाके के भरोसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए थे, तो उसके कारण वो विपक्ष में जाकर बैठने में मजबूर हो गए। और अभी भी यदि डैमेज कंट्रोल नहीं किया, जो चले जाते हैं उनका तो हमें पता है कि वो आज पार्टी में नहीं है, कितना नुकसान कर सकते हैं, ये सबको पता है।
और एक जो भारतीय जनता पार्टी में एक चीज बार बार सुनने में भी आ रही है कि लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को निपटाना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि इस निपटाने सुलझाने के खेल में फिर कोई खतरे में पड़ जाए। तो बहुत सारी जो संभावनाएं जिस पर भी भारतीय जनता पार्टी शायद काम कर रही होगी, या जो पिछली घटनाओं से इस पर मैं आने वाला था, हम मान सकते हैं। इस पर आने वाला था। दिनेश जी ने बहुत दिलचस्प और बड़ी एक ऐसी बात कही जो जिसका जवाब वाकई चलेंगे हम विनोद जी के पास। पहले एक बार सैयद जाफर का रुख इसलिए कर लेंगे। सैयद जाफर, जो बात हमने विनोद जी से भी कही, जो बात हमने दिनेश जी से भी कही, आपके लिए कह देता हूं। अब आप डबरा में न्यायालय आए, बमोरी में न्यायालय आए, सुर्खी में न्यायालय आए, सांवेर न्यायालय आए, सुमावली न्यायालय आए, मुरैना न्यायालय आए, मैगांव अभी तय नहीं लेकिन लगता है कि नए होंगे शुक्ला जी, फिर ग्वालियर पूर्व न्यायालय आए। तो ये जो आपका पुराना कांग्रेस ही है, जो मैंने उनसे पूछा, ये भी शांत बैठेगा आपको लगता है कि आपके लिए, या फिर वो भी ध्वजवाहक बनेगा और जय जयकार करेगा नए कैंडिडेट को जितवाने के लिए? जैसा दिनेश जी ने कहा, मैं उनकी बात से कई जगह पर सहमति प्रकट करता हूं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं। देखिए, 2018 के इलेक्शन के समय भी कांग्रेस पार्टी में सबोटेज की संभावना ज्यादा थी, और मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी में सबोटेज होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि जो एक दबाव या अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में रहता है, वो हमारी पार्टी में नहीं रह पाता। ये बहुत बड़ा हमारी हार का भी कई बार कारण रहा है। तो लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी गारंटी, मैं आ रहा उस पर आ रहा था कि 2018 में जिस प्रकार कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी का, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, या अरुण यादव जी का, या अजय सिंह जी का, इन सब का कॉम्बिनेशन बनाकर जो 2018 में इलेक्शन लड़ा, उसका हमें बहुत बड़ा फायदा मिला था। दूसरी बात, ये जो इलेक्शन है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो इलेक्शन है, इसमें जो छनकर कार्यकर्ता रुका है, जो छनकर भारतीय जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से छनकर कांग्रेस में ग्वालियर चंबल संभाग में रुका है, वो बहुत ताकतवर है। और वहां पर अब कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार का सबटेज होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। बाकी जगहों पर मैं जरूर कह सकता हूं कि अभी भी कुछ विधानसभा ऐसी हैं जहां पर ये स्थिति बिल्कुल बनेगी। देखिए, हमें स्वीकार करके बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग रोज अगर सच्चाई को छुपाकर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता तक सही बात नहीं पहुंचेगी। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के पास 70-80%, 90% संभावना है कि वहां सबटेज होगा। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के से कितना एडजस्टमेंट पवैया जी कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से प्रभात जी कितना एडजस्टमेंट कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। नरोत्तम मिश्रा जी, जो डबरा और दतिया के बड़े नेता माने जाते हैं, ग्वालियर के बड़े नेता माने जाते हैं, वो इस पूरे चुनाव से आपको नजारा दिखते हैं। इसका मतलब बड़ा सवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। मैं अंत में आपको बड़ा निश्चित होकर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस आजकल जाने लगे रैलियों में। मैं अंत में आपको बताऊं कि अरे अभी अपने तरफ से अंत मत करिए भाई, डिबेट में संचालित कर रहा हूं। नहीं, मैं मतलब अंत का मेरा निवेदन ये था कि जो आपका सवाल है उसका जवाब का अंत ये है कि कांग्रेस में इस बार बातचीत का अंत। ठीक है, विनोद जी का रुख कर लेते हैं। विनोद जी, यही सवाल जो मैंने दिनेश जी से पूछा था, आपके यहाँ ज्यादा उंगलियां इस बात को लेकर इसलिए उठती हैं कि ग्वालियर जो आपका है, ग्वालियर चंबल, वो पावर हाउस रहा है बीजेपी का। अब आपने एक जबरदस्त पावर हाउस आप एक और ले आए, तो जो पुराने सब बड़े नेता हैं जिनका जिक्र अभी तक हुआ भी, जिनमें प्रभात जी भी हैं, पवैया जी भी हैं, नरेंद्र तोमर जी भी हैं, ये एकोमोडेट कर पाएंगे सिंधिया जी को ठीक तरह से? नहीं, वो अब ट्रांसफार्मर बन गए। जो पावर हाउस थे वो अब सिंधिया जी के आने की वजह से ट्रांसफार्मर बन गए वहां। मैं जवाब ले लेते, विनोद जी का जवाब ले लेते। एक बात कहना चाहूंगा प्रवीण जी कि सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के जो प्रवक्ता मित्र हैं उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि उनने स्वीकार किया कि कांग्रेस एक अनुशासनहीन पार्टी है। और एक अनुशासनहीन पार्टी का प्रवक्ता जो है, वो आपने कहा कि कांग्रेस में अनुशासन नहीं है। आपने इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस अनुशासनहीन पार्टी है? आप कैसी बात, दो तरह की बात मत करिए। आप चैनल पे बोल रहे हो, सामने बोल रहे हो, है ना? और इसलिए एक अनुशासनहीन पार्टी का प्रवक्ता एक अनुशासित पार्टी के संदर्भ में टिप्पणी करे, मुझे तो हंसी आ रही इस बात को लेके। नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस में अनुशासन नहीं है, कांग्रेस में सबोटेज ज्यादा, यह आपकी वर्डिंग है, मेरी नहीं है। और जब कांग्रेस में अनुशासन नहीं है, मतलब कांग्रेस अनुशासन नहीं पाती है, आप स्वीकार करिए।
मैं आपको फिर से क्लियर करता हूं, मैंने आपसे फिर से क्लियर करता हूं। और इसलिए सुनिए, मुझे आश्चर्य होता है कि एक अनुशासनहीन पार्टी का प्रवक्ता एक अनुशासन पार्टी के संदर्भ में अपनी व्याख्या कर रहा है। मैं तो चलिए मेरा सवाल मान लीजिए, कांग्रेस का सवाल छोड़ के कि क्या ये एक्टिवेट हो पाएंगे वहां पर ये इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच? सिंधिया जी, उस सवाल का जवाब दिया मैंने कि सबोटेज के मामले में ये हमेशा जवाब कांग्रेस पार्टी में ज्यादा सबोटेज विनोद जी का जवाब लेते। जब तो कांग्रेस पार्टी हमारी इतनी मजबूत पार्टी जब धीरे धीरे कमजोर हुई तो सबोटेज के कारण ही हुई ना। इसको स्वीकार करने में कौन सी बड़ी बात है? इसमें स्वीकार करने में कौन सी बड़ी बात है? और अब भारतीय जनता पार्टी में 2018 में सबोटेज हुआ और जो अब होने आगे के लिए भी बधाई आपको, आगे के लिए भी बधाई आपको, आपको आगे के लिए भी बधाई। कोई से बात करता हूं और मैं बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूं कि 2018 में जब कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन के आए, उन्होंने बिल्कुल बेईमानी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूं। मुझे कहने का मौका दीजिए, आप शांत हो जाइए। विनोद जी, मूल सवाल विषयांतर हो रहा, माफ कीजिए, मूल सवाल विषयांतर हो रहा। विनोद जी, मूल सवाल विषयांतर हो रहा। सैयद जाफर रोकूंगा आपको प्लीज। मूल सवाल विषयांतर हो रहा है कि ये सबका सवाल है, ये मीडिया का भी सवाल है, ये राजनीति को समझने वालों का भी सवाल है कि इतने बड़े पावर हाउस में सिंधिया जी एकोमोडेट हो पा रहे हैं क्या? अब मैं आपको ये चीज बहुत स्पष्ट बता दूं, ये वो प्रश्न है जिसका उत्तर देना एक बड़ा जी मतलब जिसको कहते हैं समला हुआ, इसका एक उत्तर आता है। और मैं आपको ये बता दूं कि सिंधिया जी को किसी पावर हाउस के साथ एडजस्ट नहीं करना है। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के साथ एडजस्ट हैं, और जब कोई नेता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ एडजस्ट कर जाता है तो बाकी लोगों के साथ अपने आप एडजस्ट कर जाता है। ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूं। ये जो बातें हैं कि वो सिंधिया जी नरेंद्र सिंह तोमर के साथ एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, सिंधिया जी प्रभात झा साहब के साथ एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहां कोई 1 to 1 का एडजस्टमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी के विचार के साथ एडजस्ट करता है वो भारतीय जनता पार्टी के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता के साथ एडजस्ट करता है। और मैं समझता हूं कि किसी तरह की कोई रफ्त भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी को लेके नहीं है। इसके अगर आपको परिणाम देखना है तो वो चुनाव में, जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब भी आप देख सकेंगे। और चलते हुए चुनाव में भी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से माननीय तोमर साहब, माननीय सिंधिया जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब और पवैया जी हों या जो भी हों वहां के उस अंचल के बड़े नेता हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, ये सारे लोग एक दिशा में एक साथ एक सूत्र लेके लगे हुए हैं और ये चुनाव परिणाम भी आपको बताएंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में 1 to 1 एडजस्टमेंट का कोई सवाल नहीं है। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से असहमत नहीं हूं। उनके यहाँ की परंपरा ये रही है कि दिग्विजय सिंह का सिंधिया जी के साथ नहीं बनता, सिंधिया जी का कमलनाथ जी के साथ नहीं बनता, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह का बनता है तो उनकी चेहरा देखने के लिए अजय राहुल तैयार नहीं है। और इसलिए उनको जैसी आदत है वो वैसा भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। उनको मेरे नजरिए से जब वो भारतीय जनता पार्टी तीसरा बड़ा मुद्दा जो बहुत ज्यादा लोगों की जिज्ञासा है जिस बात को लेकर, माफ कीजिए विनोद जी, पर्याप्त वक्त दिया मैंने आपको। दिनेश गुप्ता जी का रुख करते हैं। दिनेश जी, सबसे ज्यादा एक जिज्ञासा जो लोगों के मन में भी है, मीडिया को, राजनीतिक माहौल को समझने वालों के मन में भी है, वोटर के मन में भी है, ये जो काल चल रहा है कोरोना का, जहां फिजिकल अपीयरेंस उस सीमा तक नहीं हो रहा है, वर्चुअली ज्यादा लड़ा जाएगा चुनाव, कौन आपको लगता है कि दोनों पार्टियों में से ज्यादा माइलेज लेने की स्थिति में है वर्चुअली, सोशल मीडिया के जरिए, इस तरह से? दिनेश जी का के शायद कोई पास कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं रुक कर लेता हूं सैयद जाफर का एक बार फिर से। सैयद जाफर, इनके पास तो पूरा एक बुके है, तमाम बड़े नेता जिनके नाम मैंने गिनाए, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज जी तो खुद हैं ही, सभी जगह जाते हैं, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नए आ गए, नरोत्तम मिश्रा भी हैं, तमाम ये रैलियां कर रहे हैं। आपके पास जो मूवमेंट दिखता है वो सिर्फ कमलनाथ हैं भी वही अकेले, और वो भी मूवमेंट उस तरह से कम है, दिग्विजय सिंह जी नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो फिर ये फर्क नहीं पड़ेगा आपको लगता है कि एक तरफ नेताओं की भरमार और एक तरफ एक अकेला व्यक्ति? मैं फिर इस बार बड़ी निष्पक्षता से बात रखना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो लोकप्रियता की अगर हम बात करें तो वो मात्र शिवराज सिंह चौहान जी के पास है।
ना वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है, वो ना नरोत्तम मिश्रा के पास है, अच्छा। ना वो प्रभात झा के पास है, ना पवैया जी के पास है, ना गोपाल भार्गव कमान भी तो उन्हीं के पास तो है, आपके मैं आ खिलाफ रहा हूं, तीर भी तो वही ताने खड़े हैं साहब रणभूमि में। मैं उसी पे आ रहा हूं ना। आप ही के सवाल का तो जवाब मैं आपके हिसाब से दे रहा हूं। आज आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साहब से मैं पूरा जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं तो कुछ चीजों को सच्चाई के आधार पर भी लेके आ रहा हूं कि जो जनता बैठी है वो सच्चाई को भी देखे कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कितना अंतर है, किस प्रकार ध्यान सच्चाई मत बोल देना कि ये डिबेट के तुरंत बाद निलंबन तो नहीं हो जाए ऐसे में। हाँ बोलिए। नहीं बिल्कुल। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता की हमने बात की, जो हमने उनके कार्यकाल की बात की, उसको 2018 में जनता ने नकार दिया और जिस जगह उपचुनाव हो रहा है वहां तो सिरे से नकार दिया। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी के जो चेहरे की लेकर आपने बात किया, इसके पहले दिनेश जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एकमात्र नाम है, तो इसलिए स्पष्ट है कि जो 15 महीने का जो उनका कार्यकाल है, हम तो बहुत सारी चीजों को हमने इसके पहले भी कहा, चाहे वो किसान कर्ज माफी की बात हो, चाहे पेंशनधारियों को डबल पेंशन करने की बात हो, चाहे बिजली के बिल आधे करने की बात हो, चाहे बिटिया की शादी में दुगना पैसा देने की बात हो, चाहे निवेश की बात हो, चाहे जीडीपी के बढ़ने की बात हो, चाहे सुशासन की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था का, आप उठा के देख लीजिए सारे पैमाने, चाहे किसान की आत्महत्या के लेकर की बात कर लें, इस पूरे पैमाने पर 15 महीने में जो कमलनाथ जी की सरकार है वो शिवराज के 15 साल के कार्यकाल के भारी पड़ी है। तो स्वाभाविक तौर पे ये है कि जो नेतृत्व कमलनाथ जी ने 15 महीने में किया उसका जोरदार असर होगा, प्रभाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी में जो आप एक नेता की मैंने आपको बात की, बाकी नेता को आप देख लेंगे तो वो एक से दूसरी विधानसभा में प्रभावशाली है ही नहीं। ये भी आप अच्छी तरीके से सिंधिया को नेता नहीं मानते हो क्या आप सिंधिया जी को नेता नहीं मानते हो क्या आप? मैं आता हूं। देखिए सिंधिया जी के, देखिए मैं इस चुनाव में एक और बड़ी बात बोलना चाहता हूं। इस चुनाव में दो लोगों को बड़ा नुकसान होगा, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और दूसरा शिवराज सिंह चौहान जी को। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इसलिए नुकसान होगा कि जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए तो शुद्ध रूप से उनके पास 18 विधायक गए, बाकी जो 4 विधायक थे जो अलग तरीके से गए वो उनके साथ नहीं गए, 18 विधायक वो गए। और ये निश्चित है क्यों 18 में से लगभग 18 में से कम 12 विधायक ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर तनाव हार रहे हैं। अगर आप देख लीजिए कि ये ठीक है, पर्याप्त वक्त दिया आपको, अब पर्याप्त वक्त दिया। हम विनोद जी का रुख करेंगे, विनोद जी का रुख करेंगे। विनोद जी एक जो इनका आकलन है उस पर तो आपसे रिएक्शन चाहूंगा ही, लेकिन पहला मैं अपना उसी सवाल को आपके पास लेके आता हूं कि बिल्कुल आपका भी बहुत सुदीर्घ राजनीतिक जीवन हो गया, लेकिन इस तरह के हालात में आपने चुनाव देखे नहीं। कोरोना की बहुत सारी बंदिशों के साथ चुनाव होने हैं, तो ऐसे में वर्चुअली ज्यादा माइलेज लेने का प्रयास किया जाएगा। आपको लगता है कि आप लीड लेने की पोजीशन में हैं वर्चुअली अगर ये कैंपेन हुआ तो उसमें? देखिए, मैं जहां तक मेरे पास सीधे एक विधानसभा की जिम्मेदारी है और अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। जब कांग्रेस किसी विधानसभा के ऊपर वर्चुअल रैली की बात करती है तब भारतीय जनता पार्टी बूथ के ऊपर 200 और 250 लोगों की एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उससे बातचीत रोज कर रही है, नित्य प्रति कर रही है। हम नीचे डाल रहे हैं। आप सोचिए कि 200-250 लोगों का ग्रुप बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है, और ऐसे अगर 275 बूथ एक विधानसभा के ऊपर है तो 275 बूथ के ऊपर हमारे लोग काम कर रहे हैं। और मैं पहले प्रवीण जी के सवाल का जवाब दे दूं, फिर आपके सवाल का भी जवाब दे दूंगा। और मैं समझता हूं कि वर्चुअल रैली के संदर्भ में जहां कांग्रेस की, अभी पूछ लेना आप इनसे, जब हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो आपके माध्यम से मैं पूछ रहा हूं कि सोनिया जी इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनने पूरे देश भर में मुश्किल से 20-25 वर्चुअल रैली की होंगी, अपने कार्यकर्ताओं से सीधे 20-25 रैलियों में बात की होगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छोटी बड़ी मिला के लगभग 5000 से ऊपर वर्चुअल रैलियों को संबोधित किया है। तो दोनों पार्टियां, हम सदुपयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया का। कांग्रेस के बारे में मुझे नहीं पता कि कांग्रेस क्या कर रही है सोशल मीडिया का, लेकिन चुनाव के कैंपेन को नीचे तक ले जाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, मतदाता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े करने के लिए सोशल मीडिया का जो सदुपयोग हो सकता है उसको ठीक तरीके से करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि इसके सार्थक परिणाम भी हमको चुनाव क्षेत्र के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सैयद जाफर, ये बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं
107 है, 9 सीटें जीत रही है इन्हें कुल जमा। आपके लिए गणित जो है वो कितना भयंकर हुआ जा रहा है। मतलब अभी जो संख्या है आपकी वो है 88, तो आप सोचिए कि 116 तक पहुंचने के लिए कितना बड़ा पहाड़ पार करना है आपको। सैयद जाफर। बिल्कुल, देखिए मैं उस बात को मेरी अधूरी रह गई थी। मैंने वही आपसे कहा कि ये पूरा चुनाव तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा के लड़ाया जा रहा है। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि जो 28 में से लगभग 24-25 सीटें ऐसी हैं जो कि इस्तीफा देने के कारण हो रही हैं। तो ये जो इस्तीफा दिया गया है वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की सीटें रही हैं। तो नुकसान जो सबसे ज्यादा होगा वो तो कांग्रेस पार्टी को ही होगा। इसमें कोई दो राय वाली, इसमें कोई सोचने और समझने वाली बात नहीं है। दूसरा, विनोद जी कह रहे थे कि सोनिया जी ने कितनी नतीजे बता दे रहा हूं आप, नुकसान सबसे ज्यादा कांग्रेस का होगा तो फिर बन गई गवर्नमेंट और ये चल ही रहे हैं फिर तो ये लोग। नहीं, सबसे ज्यादा अगर नुकसान का मतलब ये है कि 28 जगह इलेक्शन होंगे तो मान लो अगर हम 26 भी जीतेंगे तो 2 सीट तो कांग्रेस पार्टी की जाएगी ना। वो उस आधार पे मैंने कहा। तो 28 का सबसे ज्यादा 26 अब या और भी कर दो 24। दूसरा अगर भारतीय जनता पार्टी 2 भी सीट जीत रही है तो 24 जगह आपको नुकसान होगा अगर, तो बचा क्या जी। अब सवाल ये होता है कि जो वर्चुअल रैली की बात ये कर रहे थे कि अमित शाह जी ने किया या नड्डा जी ने किया या सोनिया जी ने नहीं किया। देखिए, इस वर्चुअल रैली से जनता को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उस पर चर्चा करने से ज्यादा ये तय होगा कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार से क्या फायदा हुआ, 15 महीने से कांग्रेस की सरकार से क्या नुकसान हुआ, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या नुकसान हुआ, इस कोरोना काल में शिवराज सरकार से क्या नुकसान हुआ। और आप जो भिंड एरिया की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप भिंड में कौन से विधानसभा में, मेहगांव में कि गोहद में। अगर मेहगांव में होंगे आप, भिंड में अगर मेहगांव में होंगे, एक बार दिनेश गुप्ता जी को ले आते हैं। ये 1 to 1 के बजाय दिनेश गुप्ता जी बहुत देर से नहीं किया उनके बाद। दिनेश गुप्ता जी, अरे वो पर्याप्त वक्त दे रहा हूं, दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को पर्याप्त वक्त दे रहा हूं। दिनेश जी को शामिल कर रहे थे हमारे पत्रकार सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी। दिनेश जी, वर्चुअल लीड आपको लेता हुआ कौन दिखता है दोनों में से? क्योंकि ये एक अलग तरह का चुनाव है, आपने असाधारण शब्द इस्तेमाल किया, तो इस मामले में भी परिस्थितियां असाधारण हैं कोरोना के कारण। बिल्कुल, देखिए वर्चुअली तो प्रवीण जी हम निसंदेह ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, लेकिन जब वोटिंग की बात आएगी तो वो एक्चुअल आएगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति जैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि पीक पर होगा उस दौरान जब पोलिंग का टाइम है, तो क्या लोग इतनी रिस्क लेकर पोलिंग स्टेशन तक जाना चाहेंगे, या कौन सी पार्टी का जो वर्कर है जो एक्चुअल में पोलिंग स्टेशन पर जाएगा। क्योंकि अब वर्चुअल से ज़्यादा एक्चुअल पर फोकस होना है, क्योंकि आप यदि प्रचार में भी किसी के घर जाना है आपको, तो 5 लोगों का इलेक्शन कमीशन ने कहा है। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं जिस तरह से रैली वगैरह हो रही है उसके कारण बहुत सारे कोरोना संक्रमण के केस भी बढ़े हैं, और अब आपको अनुशासन में जाना है। तो वर्चुअली तो आप जो कर सकते थे आपने चार्ज कर दिया। अब मुझे लगता है कि एक्चुअल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो कैंडिडेट अब वोटर तक पहुंच जाएगा वही जो है जीतने अपना भविष्य सुनिश्चित कर पाएगा। ठीक है दिनेश जी, माफ कीजिए, वक्त हमको इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जाने से पहले जरूर कहूंगा दर्शकों से कि इलेक्शन की हर छोटी बड़ी खबर और हर तरह का विश्लेषण आप न्यूज़ 18 पर लगातार देखेंगे। जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते तब तक। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।